स्टेट्स की यदि बात की जाए तो जो 5 राज्य चाइना बॉर्डर से लगते हैं, जिसमें से अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, जे&के और हिमाचल प्रदेश, यदि सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो अरुणाचल और जे&के के बाद उत्तराखंड का तीसरा नंबर पड़ता है। लोकल इज वोकल की जहां तक बात की जाए तो जिस प्रकार से कारगिल वार 1999 में 5 मई 1999 में जिस प्रकार तासी नामग्याल जो गोरकोन बटालिक के रहने वाले हैं, बटालिक सेक्टर में सोल्जर होने के नाते 2 बार खुद मैंने सर्विस की है। तासी नामग्याल आज लगभग 60 साल के हो चुके हैं, उन्हें पर्सनली भी जानता हूं। उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठ की रिपोर्ट दी थी जब वो अपने याक को ढूंढने चले थे। इसी प्रकार पहाड़ों में यदि हमने ट्रेडिशनल वर्क, जंगलों में लोग जाते पहाड़ी, कोई बकरियों के साथ जाता, कोई कुछ और काम से जाता, तो बॉर्डर की हिफाजत वैसी हो जाती। लोकल व्यक्ति वहां के वातावरण, भौगोलिक बनावट और दुश्मन और अपने लोगों को अच्छी तरह जानता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो उत्तराखंड के गैरसैंण में जो रैली या आंदोलन हुआ उसके संदर्भ में आज कुछ बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य को बने लगभग 23 साल हो गए हैं, तो इससे संबंधित पहले देखिए गैरसैंण में हुई रैली या आंदोलन कहिए, उसके कुछ वीडियो क्लिप्स। जय उत्तराखंड, राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। सर्वप्रथम इस छाती माटी को नमन करते हुए, इस छाती माटी को प्रणाम करते हुए, आज कहीं ना कहीं मुझे सामने वो दृश्य, वो नजारा दिखाई दे रहा है जो दृश्य कभी उत्तराखंड आंदोलन में रहा होगा। मैं अपनी माताओं को देख रहा हूँ, मैं अपनी बहनों को देख रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर आज 1 सितंबर का दिन है और 1 सितंबर 1994 को आप सब विदित है कि खटीमा में गोलीकांड हुआ। कितनी त्रासदी हुई थी, हमारे भाई बंधु वहां पर शहीद हुए थे। सर्वप्रथम उन सभी खटीमा के जो गोलीकांड में शहीद हुए हमारे आंदोलनकारी है, इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे, उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर जो जोश है, जिस प्रकार से आपके अंदर पीड़ा है, उस जोश और पीड़ा को मिलाकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए ये बनाना पड़ेगा। आज मैं ये बोलो, जरा जोर से बोलो, जय उत्तराखंड। आज इस रामलीला मैदान में सर्वप्रथम भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए आज का संबोधन हम शुरू करेंगे। तो एक बार जब हम जयकारा भगवान प्रभु श्री राम का भी लगाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जन आप सभी जान रहा, आप सभी गढ़वाली तो समझ रहा होगा, कुछ लोग कुमाऊं पीढ़ी पे आया समझ डाला, ये भी समझ डाला, बात को लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, मैं कैसे बोलना चाहूँ। आप सभी मातृशक्ति को, युवा साथियों को, विभिन्न राजनीतिक दल से आए सभी लोगों को, चाहे आप भाजपा वाला जन, कांग्रेस। तो अभी उत्तराखंड के इतिहास पर कुछ नजर डालते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और तब उसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में उसे उत्तराखंड नाम दिया गया। संस्कृत भाषा में इसे उत्तरी सहस शहर कहते हैं। उत्तरी शहर, ये मानस खंड, केदार खंड कहा जाता है इसे, और देवभूमि, तपोभूमि भी इसका नाम है। तो सीमाएं इसकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी से लगती हैं। अब आंदोलनों की बात करते हैं कि सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5 और 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में इस उत्तरी शहर राज्य की बात की थी कि यहाँ पर एक अलग उत्तराखंड बनना चाहिए, यानी कि मांग बहुत पुरानी है। और तीव्र आंदोलन जो होने लगे वो हुए 1994 से। कई लोगों की शहादत हुई, जिसमें खटीमा गोलीकांड कहो, मुजफ्फरनगर गोलीकांड या श्रीनगर टापू गोलीकांड। तो बहुत सारे आंदोलन के बाद सीधे सीधे उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ,
बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, बलिदान दिया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण में हो। क्यों हो? क्योंकि राजधानी देहरादून है। देहरादून एक काफी दूर पड़ जाता है उत्तराखंड के सीमांत इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से। तो उस संदर्भ में थोड़ा बातचीत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और हाईकोर्ट नैनीताल में है। यदि गैरसैंण की बात की जाए तो गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं का सेंटर पड़ता है, इसलिए राजधानी परमानेंट गैरसैंण ही हो, ये सभी की उत्तराखंडियों की मांग है। और इसे आपने वीडियोज में भी देख लिया कि कितना बड़ा आंदोलन वहां पर हो रहा है। और अब तक 2014 में पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा का सत्र चला था और इस बार भी 2.5 से 3 दिन चला। तो कुल मिलाकर 2014 से आज तक केवल 30 दिन वहां पर सत्र चला है। संसाधन की कितनी बर्बादी वहां पर इसके लिए होती है, इतना रुपया पैसा इस राज्य के विकास में काम आता। लेकिन अब की बार जैसा कह रहा हूं कि 3 दिन केवल सत्र बैठा। और अब बात करते हैं कि वह गैरसैंण ही राजधानी क्यों चाहिए। की समस्या है पहाड़ों का विकास और पलायन रुकेगा। यदि राजधानी गैरसैंण होगी तो उसके साथ साथ विकास भी ऊपर आएगा, अन्यथा पलायन लोग हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून शहरों की तरफ गांव के गांव खाली हो गए। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट्स की यदि बात की जाए तो जो 5 राज्य चाइना बॉर्डर से लगते हैं, जिसमें से अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, J&K और हिमाचल प्रदेश, यदि सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो अरुणाचल और J&K बाद उत्तराखंड का तीसरा नंबर पड़ता है, जो चाइना से अकेले 350 किलोमीटर की सीमा लगती है। और टोटल सीमा लगती है भारत की चाइना से 4056 किलोमीटर लगभग। तो यदि चाइना की जो अंदर की जो रिपोर्ट है कि बॉर्डर के उस पार यानी ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल मैकमोहन लाइन के 35 किलोमीटर दूर ने अब तक उत्तराखंड की सीमाओं में 50 से 60 गांव बसा लिए। यदि और दूसरे देश की बात की जाए, रशिया की अगर बात करते हैं तो रशियन बॉर्डर चाइना बॉर्डर से लगभग 2600 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है, जिसमें ताजिकिस्तान, मंगोलिया जैसों की छोटी सीमाएं भी उसमें शामिल हैं। लेकिन अंदर की इनपुट यह है कि रशिया के जो गांव खाली हो रहे हैं वहां पर चाइना आकर अपने गांव बसाने जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड के नजदीक जो सीमांत क्षेत्र खाली हो रहे हैं, जैसे पिथौरागढ़, चमोली गढ़वाल और उत्तरकाशी, 3 जिलों की सीमाएं चाइना से लगती हैं। और वहां पर यदि खाली बॉर्डरों पर चाइना अपने गांव बसा लेगा तब क्या वो सिक्योरिटी के लिए खतरा है या नहीं। यदि पलायन नहीं रुकता, एक प्रशिक्षित फौजी अपने गांव में रहता और वह शिक्षित तो सैन्य प्रशिक्षण लिया हुआ था और वो बॉर्डर की रक्षा आराम से कर सकता था। लोकल इज वोकल की जहां तक बात की जाए तो जिस प्रकार से कारगिल वार 1999 में 5 मई 1999 में जिस प्रकार तासी नामग्याल जो गोरकोन बटालिक के रहने वाले हैं, बटालिक सेक्टर में सोल्जर होने के नाते 2 बार खुद मैंने सर्विस की है। तासी नामग्याल आज लगभग 60 साल के हो चुके हैं, उन्हें पर्सनली भी जानता हूं। उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठ की रिपोर्ट दी थी जब वो अपने याक को ढूंढने चले थे। इसी प्रकार पहाड़ों में यदि हमने ट्रेडिशनल वर्क, जंगलों में लोग जाते पहाड़ी, कोई बकरियों के साथ जाता, कोई कुछ और काम से जाता, तो बॉर्डर की हिफाजत वैसी हो जाती। लोकल व्यक्ति वहां के वातावरण, भौगोलिक बनावट और दुश्मन और अपने लोगों को अच्छी तरह जानता है। तो एक शिक्षित फौजियों का पलायन हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। इसलिए भी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। तो अब आप ही वीडियो को देखकर बताएं कि राजधानी गैरसैंण में क्यों होनी चाहिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स के क्या क्या मायने हैं, और जो पहाड़ी लोगों की जीवन शैली पर जो प्रभाव पड़ा प्लेन एरिया में मूव करने से, उनके ट्रेडिशन का, तो उसके क्या क्या असर होंगे। गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट में जो पहाड़ी जवान जो पहाड़ों में रहते थे, कस्टमाइज जीवन में रहते थे, वो ज्यादा सक्सेस थे, या अब जब सभी प्लेन में आ गए वो ज्यादा सेना के लिए ज्यादा फिट रहेंगे, वो भी एक प्रश्न रहेगा। और इस प्रकार
यदि कुछ दिनों के लिए पिकनिक के तौर पर राजधानी का ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में 2 दिन 4 दिन शुरू होता है तो उससे संसाधनों की कितनी बर्बादी होगी। तो वीडियो देखकर अपने कमेंट्स जरूर दें और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।